कि दोस्तों नमस्कार। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था शाम 5 बजे आने का लाइव, तो हम इस टाइम पे लाइव हैं और सही समय है 5 बजे। और मुद्दों की बात में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी महासंघ के अध्यक्ष पंडित परवेश भारद्वाज जी, जिनसे अब अभी हम चर्चा करेंगे कुछ विषयों पे। और हम अपने चैनल के माध्यम से जनता तक सिर्फ वही मुद्दे रखते हैं जो जनता को सरोकार रखते हैं, और जनता जनार्दन जो सवाल पूछना चाहती है या जिन सवालों के जवाब सुनना चाहती है, हम उन सवालों को उन तक पहुंचाते हैं। और अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग जाने माने लोगों तक आकर हम उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनका लाइव लेके आते हैं और अलग अलग विषय पर उनसे बात होती है। तो आज हमारे साथ हैं इस कड़ी में पंडित परवेश भारद्वाज जी। तो भारद्वाज जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और हमारा सबसे पहला सवाल है कि एक ब्राह्मण का होना क्या है? देखिए राहुल भाई, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया है और अपने जो आपने जनता की आवाज़ के माध्यम से और उठाने का काम किया है आपने अपने चैनल के माध्यम से, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने पूछा ब्राह्मण क्या है। ब्राह्मण बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ब्राह्मण सबको साथ लेके चला है। ब्राह्मण ने सबके बारे में सोचा है, हर किसी का भला चाहा है। ब्राह्मण ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। चाहे देश के लिए की बात आई हो तो सबसे आगे ब्राह्मण मिला है, धर्म की बात आई हो तो सबसे आगे ब्राह्मण खड़ा मिला है। तो ब्राह्मण बहुत बड़ा महत्तम नाम है। और ब्राह्मण एक राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का जो विचार आया आपके जहन में, वो किस प्रकार आया और किन परिस्थितियों में आया? देखिए, मैं 2005 से लगातार ब्राह्मणों की राजनीति कर रहा लगातार। और ब्राह्मणों की राजनीति इस तरह नहीं कि घर बैठ के, मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। देश के हर कोने में कहीं भी ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ तो मैंने चढ़ बढ़कर वहाँ हिस्सा लिया और उनके लिए लड़ाई लड़ी। आपको याद होगा 2017 में जब सरकार का परिवर्तन हुआ और बीजेपी की सरकार आई, तो रायबरेली ज़िला उत्तर प्रदेश का है। और रायबरेली ऐसा ज़िला है क्योंकि उसे हर हिंदुस्तान नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है, क्योंकि वहाँ के सोनिया गांधी जी हमेशा चुनाव लड़ते रही और वहाँ की सांसद रही है। तो वहाँ 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी, और हत्या भी षड्यंत्र ऐसा रचा गया कि उन्हें अपराधी भी दे दिया गया कि ये अपराधी थे। लेकिन जब ब्राह्मण समाज, हम लोग जाकर वहाँ पहुँचे, हमने उसका आंदोलन किया और लोगों में को मालूम पता चला, क्योंकि उन्हें एक राजनीति के तहत उन्हें फंसाकर बुलाकर एक पंचायत में बुलाकर उन्हें मारा गया और उन्हीं की गाड़ी में सफारी में घेर के और जो खंभा होता बिजली का उससे टकरा दिया और कह दिया जी बिजली ये भाग रहे थे हम पर हमला करके, और ये भागते भागते लाइन से टकरा गए और आग लग के जल गए। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्हें प्लानिंग अनुसार मारा गया और मार के उन्हें गाड़ी में घेरा गया, फिर उन्हें आग लगाई गई। लेकिन पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो गया। वो केस खुल गया और वो सरकार ने केस खोला, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने वो केस खोला और आज भी वे अपराधी जेल में हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे बलिया में हुआ, कहीं ऐसे घटनाएं हुई, तुम्हारा भदोही में हुआ ऐसी घटनाएं, ठीक है ना, और आगरे में भी हुई। तो जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हुई, हम समाज के प्रति हम पे वो नहीं झेला गया, हमें दर्द हुआ, हम वहाँ लोग पहुँचे। और जहाँ लोग हमारा प्रयास होता है कि हम पहुँचे। अब लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई, लेकिन मजबूरी क्या थी कि हम कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन दर्द हमारे अंदर बहुत है। अब भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में ऐसी हत्याएं हुई, बताओ, वहाँ का सरपंच को उड़ा दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में हालात मुझे लगता कि 90 वाले आने हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि जो जम्मू कश्मीर के जो सरपंच थे जी विजय शर्मा जी, उनको जो हत्या हुई है, वैसे ही वो पिछले कुछ साल पहले जो सन 1990 में जो हुआ था, जो आतंकी हमला हुआ था उस टाइम, उस टाइम वो दौर अलग था और ये दौर अलग है। तो आज के दौर पे आप उसको पुलिस फोर्स को क्या कहना चाहेंगे या आर्मी को क्या कहना चाहेंगे? राहुल भाई हमारे ही भाई हैं, वे आर्मी वाले जो सेनाओं पे है, हमारे बीच के, हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनकी वजह से तो हम रात को सोते हैं, आराम की नींद। सबसे पहले तो वही शिकार बनते हैं। तो मैं उनकी तुलना तो भगवान से करता हूँ, सैनिकों की तुलना भगवान से करता हूँ। जैसे भगवान बनाता है ना जब पूरे संसार को, तो उसकी हर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो हमारी वे सुविधाएं उपलब्ध है कि हम चैन की नींद अपने घर में सो रहे हैं। रही बात विजय पंडित की, मैं उससे पहले पहुंचता हूं 1990 में, जब हमारे यहाँ लोकदल सरकार थी, लोकदल के नाम से सरकार आई भारत सरकार में। भारत सरकार में जो उन्होंने सरकार बनाई, तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे वीपी नरसिम्हा राव, और गृह मंत्री हमारा दुर्भाग्य मानूं मैं, जो हमने एक ऐसे आतंकवाद को चुनकर मुजफ्फरनगर से भेजा, वो हमारा काला दिवस था। और उनने वो साबित करा कि वो आतंकवादी है। हमारी वोटों से चुनकर गया और लोकसभा पहुंचा, और लोकसभा पहुंचकर उसे गृह मंत्री का जो भारत सरकार ने उसे मौका दिया, और उनने वहाँ ऐसा आतंक फैलाने का काम किया। तो सबसे पहले उनने ब्राह्मण, जो कश्मीरी ब्राह्मण कश्मीरी पंडित थे, उन्हें मार मार कर भगाने का काम किया। जब आप गृह मंत्री थे, आपकी क्या है जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी थी वहाँ के कश्मीरी की पंडितों की रक्षा करना, आप जबकि आप कश्मीर के रहने वाले थे। और हमारे यहाँ के लोगों ने उसे बहुत भारी वोटों से चुना कर भेज दिया। सबसे बड़ी बात तो यही है कि चिन्हित भी अभी हमी जो जनता है, लोकल जनता है, उन्होंने ही चिन्हित उन्होंने करा वहाँ पे। उसके बावजूद भी वो जनता की कसौटी पे खड़े नहीं उतरे और उन्होंने उसका उल्टा ही करा। तो देखिए, वीपी नरसिम्हा राव जी उसी टाइम ख़त्म हो गए, उनकी राजनीति वहीं ख़त्म होगी। उन्होंने 2 मुद्दे उठाए थे, ना तो उन्होंने कश्मीर पर कुछ उसके प्रति उस मतलब गृह मंत्री को हटाने का काम किया, उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए था। फिर दूसरा, उन्होंने आरक्षण को उभारने का काम किया। तो आपने देखा नहीं कितने शिक्षकों, कितने छात्रों ने अपनी जान दी थी, पूरे देश में हाहाकार मच गया था। तो आज मैं वीपी सिंह जी नहीं हैं, वे उनकी भगवान आत्मा को शांति दे, यही बोल लूँगा। लेकिन उनकी गलती कोई माफ़ नहीं करेगा, ना छात्र माफ़ करेगा, ना हिंदुस्तान माफ़ करेगा। कभी कोई हिंदुस्तानी उनकी गलती कभी माफ़ नहीं करेगा। और उसी को जो अब स्थिति बनी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 हटाई, 35A हटाया, तो उससे कश्मीर की चहल पहल में बहुत रमन्नक आई है। लेकिन वहाँ के जो आतंकवादी है और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वे कश्मीर में अमन चैन नहीं चाहते, वे शांति नहीं चाहते। उन्होंने एक जो शहर था, मैं शहर बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर ऐसी जगह है जिस जगह वो रहते थे अनंत, क्योंकि कश्मीर में जहाँ आतंकवादियों का साया था, और उस साये के बीच में भी सनातन धर्म की आवाज़ बुलंद करने का काम विजय पंडित कर रहे थे। तो मैं उनकी आत्मा को, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें परमात्मा अपनी कदमों में ले और उन्हें भगवान चरण
एक संगठन के तौर पर शांति मिले। एक संगठन के तौर पर राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ किन उपलब्धियों पे क्या काम कर रहा है? देखिए, जब हमने इस राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का स्थापना की तो उस पर बहुत सोच समझकर विचार रखे, सुझाव रखे और हम किस किस मुद्दे पर देश भावना यानी राष्ट्र के प्रति क्या क्या हमें कार्य करने चाहिए, समाज के प्रति क्या क्या कार्य करने चाहिए। राहुल भाई मैं आपको एक बात इस पे बताना चाहता हूँ बिल्कुल साफ तरीके से कि राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ जातिवाद संगठन नहीं है, राष्ट्र के हित में काम करने वाला है। लेकिन जब हम जाति से जुड़े हुए हैं तो हम जाति के लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हर मुद्दे पर बोलना पड़ेगा, आंदोलन करने पड़ेंगे। नहीं, अगर ब्राह्मणों की ही बात की जाए तो ये कोई जातिवादक शब्द नहीं है, या फिर हम लोग किसी एक इंसान पे एक अकेले इंसान पे हम लोग एक चर्चा नहीं कर सकते इस बारे में। या फिर हम अपनी जाति ब्राह्मण समाज को लेकर अगर बात करी जाए तो जो आजकल सनातन धर्म है, सनातन धर्म में मेरे ख्याल से सभी जात या सभी वर्ग के लोग आ जाते हैं, तो उन सभी के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ और सभी भाई इस बात को समझे, ब्राह्मण कभी अपने लिए कार्य नहीं करता, ब्राह्मण सब समाज को साथ लेके कार्य करता है। आ जाइए आप, किस तरह कार्य करता है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मण अपने लिए कार्य करता है, ब्राह्मण ने अपना भला सोचा है। आप बताइए, जब हमारे देश अंग्रेज़ों के ने पूरा देश पर राज किया और हिंदुस्तान गुलाम था, उस टाइम अगर मंगल पांडे जी आज़ादी के बारे में न सोचते तो वो भी तो एक अधिकारी थे सेना में अंग्रेज़ों की। अगर वे ये सोचते अपने परिवार के बारे में, यार नहीं मैं इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो वे तो आज़ादी के लिए कभी बगावत न करते। बताइए, उन्होंने सब हिंदुस्तानी के बारे में सोचा, उन्होंने भी ये सोचा कि मेरा देश आज़ाद होना चाहिए। क्या ब्राह्मणों के बारे में सोचा उन्होंने? हिंदुस्तान में तो सभी लोग रहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी, सबके बारे में सोचा। और उन्होंने अकेले ने इतनी हिम्मत जुटाने का काम किया कि उन्होंने अंग्रेज़ों को ललकारने का काम किया और पहली आज़ादी की लड़ाई मंगल पांडे जी ने की। मैं उन्हें नमन करता हूं और वहीं से स्टार्टिंग देश के आज़ाद की हुई कि हमारे देश की नींव जो आज़ादी की रखी गई वो मंगल पांडे जी के द्वारा रखी गई। दूसरी बात, क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी युवा थे? वे भी अंग्रेज़ों से मिलकर धन कमा सकते थे, पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने भी अंग्रेज़ों की लड़ाई ऐसी लड़ी हिंदुस्तान के लिए कि एक सबक बनकर रहेगी। और उन्होंने कहा था मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद हमेशा आज़ाद ही रहूँगा। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथों न आने का काम करके जब उन्होंने अंग्रेज़ों की हत्या कर दी, जब उनके पास में कोई कास्तूर नहीं रहा तो एक बचा था, तो उन्होंने धरती माता को चुस्कारते हुए उसकी अपने माथे पे लगाते हुए तो वो गोली अपने सिर में मार ली थी। तो वो ये एक अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब मिला था। अगर वो पकड़े जाते तो बहुत भेद खुलते, बहुत हमारे हिंदुस्तानी जो क्रांतिकारी थे वे पकड़े जाते, और वे पकड़े जाते तो कहीं ना कहीं ये जो आज़ादी की लड़ाई थी वो कहीं ना कहीं वहाँ कम उस पर प्रभाव पड़ता। तो उन्होंने ऐसा नहीं करके अपनी जान गंवाना सोचा हिंदुस्तान के लिए। तो वे भी एक ब्राह्मण परिवार से थे, उनके भी एक छोटा सा बच्चा था और युवा थे। मैं ऐसे सरदार भगत सिंह जी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। उन्होंने भी जाट बरादरी से थे, लेकिन उन्होंने भी हिंदुस्तान के लिए काम किया। वे भी आज हमारे लिए प्रेरणा बने हुए युवा के, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। लेकिन बात ये आती है, आजकल आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ब्राह्मण सब बनना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण को देखना कोई नहीं चाहता, क्योंकि ब्राह्मण शब्द बहुत बड़ा है। और जब ब्राह्मणों की बात आती है तो सबसे ज़्यादा कहते हैं ब्राह्मण विदेशी है। अरे उनसे पूछो सालों, विदेशी तो तुम होंगे, ब्राह्मणों ने तो इतिहास रचा है।
शुरू से ही ब्राह्मण महाभारत में रहा हो, महाभारत में भी ब्राह्मण रहा तो उन्होंने राजा बनने का काम नहीं किया, लेकिन राजा बनाने का काम किया। और उन्होंने युवाओं को, जो राजा थे, उनके बच्चों को पढ़ाकर उन्हें छत्री बनाने का काम किया, उन्हें लड़ाई लड़ाने का काम किया, उन्हें युद्ध सिखाने का काम किया। और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि उन्होंने राजा स्थापना की, बड़े बड़े राज्य स्थापना किए, लेकिन कभी राजा बनने का उन्होंने सपना भी नहीं देखा। तो बताइए, ब्राह्मणों ने तो हमेशा त्याग किया है। एक ऑनलाइन सवाल आया है कि ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण क्यों किया शुरू से? देखिए, ये सरासर आरोप है। जिस भाई ने ये प्रश्न किया है, मैं उसे उत्तर देना चाहता हूँ। अगर हम मान लिया इस हॉल में बैठे हैं और इस हॉल के मालिक ने कहा भाई जो इसमें आएगा इसे 2 रुपये कर्ज देना, मतलब 2 रुपये किराया देना पड़ेगा, इस हॉल का एंट्री करनी पड़ेगी। और उसका जो मैनेजर है कोई ब्राह्मण है या कोई ठाकुर है, और जब मकान मालिक ने कह दिया भाई इसका हमें किराया देना है, तो वो तो लेगा जो यहाँ इसमें बैठेगा, तो उस पर आरोप लगा दोगे आप। मेरा कहने का मतलब साफ साफ ये है कि उस टाइम राजा होते थे, राजाओं के अंडर में सारे मंदिर आते थे, तो वहाँ चाहे राजा बादशाह हुए, मैं बादशाह की बात कर रहा हूँ, जब मुगलों का राज था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस टाइम से ये लागू हुआ। तो उस पर एक कर लागू हुआ कि जो भी मंदिर में दर्शन करेगा वहाँ उसका दर्शन का उसे वो देना पड़ेगा, कर नाम से कोई टेस्ट बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि भाई आपको देना है, कि आओ आप वो चढ़ावा बोल लो, सब तो चढ़ावा बोलने लगे जब देना था। तो वहाँ जो बादशाह थे उन्होंने आदेश दिया, तो वहाँ नियुक्त ब्राह्मण पुजारी होते थे, तो ब्राह्मण ही वहाँ पैसा इकट्ठा करके देते थे। अब उनकी मजबूरी थी, दलितों के पास में पैसा नहीं होता था, लेकिन ब्राह्मण तो अपनी जेब से नहीं दे पाता था ना उस टाइम, वो कहाँ से देता इतना पैसा, उसे भी इकट्ठा देना पड़ा था। तो इकट्ठा करके राजा कोर्स में पैसा जमा करना पड़ता था। जब वो पैसा जमा करना पड़ता था तो वो राजा ने तो पल्ला झाड़ लिया कि भाई हम तो राजा हैं, लेकिन शाम को तो हिसाब लिया जाता था, बताइए कितने लोगों ने दर्शन किए और कितने पैसे आए, तो वहाँ वो पैसा जमा होता था। तो वो परंपरा चलती रही, ब्राह्मण दूसरे के अधीन काम कर रहे थे, राजा के अधीन काम कर रहे थे, तो आरोप सारे ब्राह्मणों पे लगते रहे। लेकिन ब्राह्मण ने कभी नहीं चाहा कि भाईचारा कहीं टूटे, या ब्राह्मणों ने नहीं चाहा कि दलित कहीं ऐसा हो। दलित भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये गलत आरोप है लोगों का। मैं उन्हें समझाना चाहता हूँ, ये राजाओं की मानसिकता रही है आपस में बिढ़ाने की, और कहा ना कि फूट डाल लो राज करो, वो रणनीति पहले से रही है कि आप फूट डाल लो कि राज करोगे। इनमें सब में एक का हो गया तो ये एक हो जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम राज था उस टाइम, राजा मुस्लिम थे, वे कब चाहते थे कि हिंदू सभा एक हो जाए। अगर हिंदू एक होता तो वे राज नहीं कर पाते थे। फिर घूम के उसी सवाल पे आते हैं जी कि हिंदुस्तान में अगर हम जाति धर्म की बात करें तो एक सनातन धर्म ही है। अगर हिंदू समाज में हम लोगों को जोड़ा जाए तो सिर्फ एक सनातन धर्म है, उसमें कोई जातिवाद नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई अन्य वर्ग जो जाति से नहीं है, तो एक सिर्फ सनातन धर्म है। उसकी क्या परिभाषा है? अब देखिए, सनातन धर्म की स्थापना गुरु शंकराचार्य जी ने की, 4 पीठों की स्थापना की है। 16 साल की उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान के हर कोने में अपने जो हमारे पीठ है 4, उनकी स्थापना की है। ठीक है जी। इधर आप रामेश्वर, ठीक है, गुजरात में ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है, द्वारकाधीश, उधर बद्रीनाथ, और इधर कराची में। हमारे देश में उन्होंने 16 साल की हिम्मत में, आप ये देखो 16 साल में उन्होंने सनातन धर्म की इतनी स्थापना की, सनातन धर्म को इतना बढ़ावा दिया कि देश विदेश भी हिलकर रख गया था। और उनकी उम्र कितनी थी? 16 साल में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था शंकराचार्य जी ने। और उस टाइम सनातन धर्म की कोने कोने में अलग जगाने वाले शंकराचार्य जी। और आज तो सनातन धर्म
मेरे ख्याल से उस टाइम से बहुत डाउन जा रहा है। आज सनातन धर्म के अलग जगाने वाले लोग एसीओ में बैठ गए हैं। श्रीमद् भगवत जी का एक सवाल है कि श्रीमद् धर्मदत्त जी का सवाल है, आपका राष्ट्रवाद भाजपा और आपका संघ से प्रेरित क्यों है? देखिए, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। आपको मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ संघ में सब पार्टी के लोग हैं और राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ जहाँ राष्ट्र की बात होगी वहाँ हर 24 घंटे खड़ा मिलेगा आपको राष्ट्र के हित में। भाजपा जो ये भाई किसी ने क्वेश्चन किया, ये गलत किया है, क्योंकि राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है। ये सरासर गलत है। तो सबसे पहले अगर हम लोग राजनीति पे बात आए, अगर हम लोनी विधानसभा की राजनीति की बात करें तो लोनी विधानसभा में विकास पुरुष माने जाने वाले पूर्व चेयरमैन मनोज धामा के विकास को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, मनोज धामा जी जब चेयरमैन थे तो लोनी में विकास हुए, उसे नकारा नहीं जाएगा। विकास हुए, बहुत काम हुए, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल जी भी रहे, उन्होंने भी प्रयास किया। जैसा बाढ़ कम थी उस टाइम तो पैसा कम आया, अब बाढ़ ज़्यादा आई तो पैसा ज़्यादा आया। तो मैं तो कहूँगा कि काम बहुत हुए। तो एक आप संगठन में, आपके संगठन में राजनीतिक और दखलंदाजी और संगठन के द्वारा राजनीतिक दखलंदाजी दोनों का एक विस्तार बताएं। देखिए, संगठन की राजनीति किसी पार्टी से कोई मतलब तो है नहीं। संगठन उन्होंने समाज देखा। एक ब्राह्मण के तौर पर ब्राह्मण जातिवाद चरित्र के पलायन के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या चीज़, कैसे? एक ब्राह्मण, एक सवाल आया ऑनलाइन, एक ब्राह्मण के तौर पर आज ब्राह्मण जाति चरित्र के पतन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि युवा शक्ति ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण समाज के युवा है, वे जागरूक हुए हैं, उनमें जागरूकता आई है। और मैं उनसे ये कहूँगा कि आप पढ़ाई लिखाई करें और अपना भविष्य और देश का भविष्य उज्जवल करें, मजबूती से आगे आएँ और राजनीति भी करें। बिना राजनीति ना तो देश सेवा हो सकती है, ना ये भाई राष्ट्र सेवा हो सकती है, ना ही गौ सेवा हो सकती है, ना ही समाज सेवा हो सकती है। राजनीति भी जरूरी है। अगर संगठन की ही बात करी जाए तो आपका जो राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ है वो किन किन ब्राह्मणों के लिए किस प्रकृति में किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं? आप थोड़ा विस्तार से। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन हमने एक तो हर ज़िले में जो क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का जो प्लानिंग बनाई, उस पर बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। आपको बताऊँ, ये लॉकडाउन होने के कारण जो कोरोना आया उसकी वजह से सारी व्यवस्था ख़राब होगी, लेकिन हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हर ज़िले में हम सेंटर खोलते, मात्र हर परिवार से 60 रुपये महीना, चाहे उसके 4 बच्चे हो या 5 बच्चे हो, लेकिन 60 रुपये महीना प्रति पर उसे ट्यूशन दिया जाता। जैसे लड़कियां हैं उन्हें सिलाई का काम सिखाना, या वे फिर कंप्यूटर का काम सीख के, या बच्चे हैं लड़के हैं उन्हें भी कंप्यूटर की शिक्षा देना, या और भी कई सुझाव आए थे उन पे कार्य करना। तो ये हमने पहले हर ज़िले में स्थापना
की पूरी प्लानिंग थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये कार्य अभी अधूरा पड़ा है, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि हम भी चाहते हैं हर परिवार से एक बच्चा पढ़ लिख कर ऊंचाई पर जाए। लड़कियां भी कढ़ाई, सिलाई और पढ़ाई में नंबर 1 हो। गौरव गुप्ता जी का सवाल है कि ब्राह्मण होने के लिए क्या ब्राह्मण समाज या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी ज्ञानी हो सकता है। आप देख रहे होंगे, आप जो ब्राह्मणों के काम है वो बहुत लोग अन्य बिरादरी के लोग कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने छोड़ दिया, उनकी जगह दूसरे आ गए हैं। आप उन ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगे जो मांसाहारी और मांसाहार और मदिरा का जो पान करते हैं, उन ब्राह्मणों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने तो कभी जीवन में ऐसा नहीं किया, और मैं तो ये सोचता हूँ कि कोई करता भी नहीं होगा, और ना ही करना चाहिए ऐसा। ऐसी बहुत सी जगह देखने को मिलता है जहाँ ब्राह्मण लंबी लंबी चोटी बालेंदु पंडित जी का सवाल है कि आपके संस्थान से, जो आपका संस्थान है उसके द्वारा ब्राह्मणों के लिए कुछ बालेंदु पंडित जी का सवाल है, सरकार द्वारा ब्राह्मणों के लिए आयोगी स्थापित की जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरा वैसे एक बार दोबारा बताइए, मैं समझ नहीं पाया पूरी तरीके से उन्होंने क्या बोलना है। पंडित जी का सवाल है कि सरकार द्वारा एक संस्था की स्थापना की जा रही है, तो आप उस ब्राह्मण होने के नाते आप उसमें कौन सी संस्था? सरकार द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए आयोग की स्थापना होनी चाहिए, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं उस बारे में भाई आपको समझाता हूँ राहुल भाई। हम उसकी लड़ाई 10 साल से लड़ रहे हैं। सर्वन आयोग की लड़ाई जिसे बोलते हैं, सर्वन आयोग, उसका गठन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में जब अखिलेश यादव थे तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसका गठन करेंगे, लेकिन उन्होंने सरकार बन गई, वे मुख्यमंत्री बन गए और वे अपने वादे को भूल गए। लेकिन उन्हें जाना पड़ा थोड़ा इस सरकार को अपना वादा ना पूरा करने के लिए उन्हें जाना पड़ा। मैं केंद्र सरकार से भी यही कहूँगा कि सर्वन आयोग के गठन करे, और उत्तर प्रदेश सरकार में जो माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी है उन्हें भी तत्काल इस पर कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्वन ने उन्हें वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है। भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा को इस विषय में सोचना चाहिए। और हमारा तो ये प्रथम मुद्दा रहा है, हमने उसके लिए बहुत आंदोलन किए और आगे भी आंदोलन जारी रहेंगे। तो फिर वहीं हम अपने मुद्दे पर आते हैं, या अपने बातों पर आते हैं, और वही सवाल दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी है जो मांस मदिरा की तरफ जा रही है, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे या उनके लिए क्या? देखिए, मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो उस तरह के गलत विचार वाले जो लोग हैं उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहना चाहिए और उन्हें अपने समाज के प्रति एक विश्वास रखकर इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों को शराब, मदिरा जो भी है ये गलत चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ। आप ब्राह्मण समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, ब्राह्मण समाज के लिए तो यही संदेश है कि सब हम प्रथम, हमारा देश है इस टाइम जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है उससे सावधान रहे, और जैसे कि ब्राह्मण समाज ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया इस बीमारी में,
तन मन धन से, उन्होंने अपने परिवार को भी नहीं देखा और हर तरह पूरी ताकत लगाकर जो लोग गरीब थे, जिनके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी,